राव खालिद साहब, ये रेसिप्रोसिटी का जो एक आंसर है ये मिसिंग नज़र आता है, तो क्या ये हमें ऑटोमेटिकली एक वीकर साइड पर ले जाता है, या फिर हम वीकर साइड पे हैं इसलिए हमें ये करना पड़ता है विदाउट एक्सपेक्टिंग रेसिप्रोसिटी? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आप उसमें सारा उन्होंने कह ले कुज़े में दरिया को बंद कर दिया था। तो हमारी सूरत हाल जो हम जिस किस्म की सूरत हाल में रहे हैं, जिस तरह से हमने पिछले 70-75 साल गुजारे हैं, 70 साल पर्टिकुलरली, पहले 5 साल तो हमारे अच्छे कायद रहे, कायद आज़म रहे और लियाकत अली खान रहे। तो उसके बाद से हमने जो 3-4 साल के बाद हमने जो सिलसिला शुरू किया वो जाहिर करता है कि हम किस किस्म के इन्वायरमेंट पे रहे और किस किस्म के रहे। फिर इंटरनेशनल पावर्स के यहाँ पे कंसर्न्स, अमेरिका का ख़ास तौर पे यहाँ पे किस किस्म का रहा और हम किस तरह से उसके कह ले के अलाई के तौर पे, जी अलाइड ऑफ अलाइज कहा जाता था हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका का। तो वो वली खान ने अपनी बुक में बाकायदा उसका मेंशन किया और बड़ा तफसील से लिखा उन्होंने। तो वो उस हवाले से हम रहे हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया है, को 35-36 साल हो गए हैं, उस वक्त से हम यही सुनते आ रहे। उससे पहले अखबारों में भी पढ़ते थे कि जो यहाँ पे होता है अमेरिका या बरतानिया के जो सफ़ीर या हाई कमिश्नर होते हैं वो वायसराय होते हैं, जो प्री पार्टीशन हुआ करते थे मलका बरतानिया के, जिस तरह यहाँ पे जब वो हुकूमत कर रहे थे, तो वो वायसराय का दर्जा उसे दिया जाता है। और हम अपने रवैये से भी ये जाहिर करते हैं, हमने कभी उनको सफ़ीर माना ही नहीं, हमने वायसराय ही माना है। और हम हुक्म अदूली भी नहीं करते और उनको सर आंखों पे हमेशा बिठाते हैं, चाहे सराला का हमला हो जाए, चाहे साइफर का मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम हमेशा उनको बहुत इज्जत एहतराम से रखते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना अर्सा पीटीआई की हुकूमत रही, यहाँ पे अमरीकी सफ़ीर नहीं मौजूद था। अच्छा। एक्टिंग उनके जो सेकंड इन कमांड थे वही करते रहे। वो ख़त्म होने के बाद ये डोनाल्ड ब्लूम आए और ये कह लें कि कोई डोनाल्ड नाम से मेरा ख्याल है पीटीआई के कोई बुरा शगुन जिसको कहते हैं, डोनाल्ड लू हो, डोनाल्ड ब्लूम हो, अब पता नहीं डोनाल्ड डक किस तरह से इनके खिलाफ साजिश कर लेगी। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप के जी, वो डोनाल्ड के चक्कर में फिर वो उन्होंने समझा सारी अच्छे होंगे तो वो उस तरह से है। लेकिन अब मुलाकात की बात करते हैं तो डोनाल्ड लू की भी तो मुलाकात हुई थी ना, तो वो भी एक तारीखी मुलाकात थी जिसपे हमारे मुल्क में अभी तक अफरा तफरी मची हुई है और ये ऊंट किसी करवट बैठ ही नहीं रहा, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है। तो ये जो मुलाकातें हैं सफारतकारों की, कोई हरज नहीं है, मेरा ख्याल है मिलते हैं लोग, पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, उससे मिलते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो तासुर देने की उससे कोशिश की जा रही है, दो चीज़ें की जा रही हैं बैक वक्त। अगर आप देखें हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके ऊपर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मुलाकातें भी हैं और लंदन में बड़ी अहम खुफिया मुलाकातें हुई हैं और उसमें मामला सारे तय पा गए हैं। वहाँ पे बड़े सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले हैं मियां नवाज शरीफ साहब से और वहाँ से वो सारी चीज़ें तय करके आए हैं। ये तो फॉलो अप मुलाकातें एक तरह से उनको कहा जा रहा है। तो ये जो तासुर बुनियादी तौर पर किया जा रहा है क्रिएट, पोलिटिकल पार्टीज करती हैं ये, ताकि इलेक्शन आ रहे हैं, जाहिर है उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और हमारे यहाँ ये इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, कैंडिडेट्स पे पर्टिकुलरली होता है, वोटर पे हो ना हो, इसलिए ये चलेंगी चीज़ें, ये होंगी भी, मुलाकातें होंगी, उसका तासर कुछ जाएगा। पीटीआई वालों से भी होगी मुलाकातें उनकी। मेरा ख्याल है कि वो ये एम्बेसडर्स वगैरह मिले होंगे या मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो की थी मुलाकातें कई सफ़ीरों से, एक सफ़ीरों के ग्रुप से मुलाकात की थी कुछ गिरफ्तारी से पहले उन्होंने, बिल्कुल। जिसमें उन्होंने अपना मतमा नज़र पूरा पेश किया था। तो इसलिए ये नॉर्मल बात है, उसको इस्तेमाल किस तरह से पॉलिटिकल जमातें करते हैं उससे फिर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा होती है। सही बात है। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक दुबई में क्लाइमेट चेंज के हवाले से अहम इजलास होने जा रहा है, जिसे COP28 का नाम दिया गया है। ये साल का अक़वाम मुत्तहिदा का अहम मौसमियाती सरबराही इजलास है, जो मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के फ़रीक़ैन की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी जिसे COP कहा जाता है, उसके तहत हर साल रुकन ममालिक का इजलास होता है और इस बात पर गौर किया जाता है कि मुल्क सिफारिशात पर किस हद तक अमल कर रहे हैं। अब ये तंजीम ममालिक पर ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज रोकने के लिए शराइत भी आयद करती है, जिस पर अमल दरामद लाजमी होता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। अब इस इजलास में 198 दस्तखत कुनंदगान इकट्ठे होंगे, जो हर साल मौसमियाती तब्दीलियों को महदूद करने और इसके असरात के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिशों पर तबादला ख्याल करने के लिए मिलेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी होगी इसमें और मौसमियाती फाइनेंस, गवर्नेंस, पाकिस्तान के बड़े शहरी मराकज़ में माहौल पर तेज़ी से
शहरी आबादकारी के असरात और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो दिलाई जाएगी। राव खालिद साहब, क्या सिग्निफिकेंस है इस इजलास की और पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल दरपेश है? ज़ाहिर है स्मॉग का बड़ा एक अहम इशू है, लाहौर इस वक्त टॉप पर आया हुआ है ख़राब मौसम के लिहाज से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से। किस तरह आप देख रहे हैं इसमें हम अपना केस भी प्रेजेंट कर सकते हैं और हमें फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए, ये इजलास तो बड़े बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी बहसें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक वो ग्रीन हाउस गैसेस का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, जो बड़े मुल्क अमेरिका हो गया पर्टिकुलरली, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। टारगेट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उस पर वो उनको जी एड्रेस नहीं कर रहे। और ये यानी इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन में, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा हम उठाते हैं। तो उसके ऊपर हमें कंपनसेशन का भी वो करने की बात की जा रही है। तो यकीनन इजलास होते हैं, बहस होती है, चले जाते हैं, लेकिन बहुत सीरियसली इसको नहीं लिया जाता। तो एक वो टर्म इस्तेमाल करते हैं, इगोइस्टिक एनवायरमेंटलिस्ट जो है ना, वो एटीट्यूड जी। तो ये वो है जो बड़े लोग नहीं होते कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है जी, हमें क्या, वो अमेरिका जैसे कहते ग्रीन हाउस गैस से तो क्या हुआ, ट्रम्प की तो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो वो एक हाँ जी, तो ये जो इगोइस्टिक एटीट्यूड है ना एनवायरमेंट के हवाले से, ये बहुत बड़ी रुकावट है इस सारे मामलात में। तो हम अगर अपनी बात करें, हमें अपने तौर पे जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, हमें उस पर तो कम से कम तवज्जो देनी चाहिए। दुनिया किस तरह से देख रही है, किस तरह से सोच रही है, उसका इम्पैक्ट यकीनन आ रहा है, लेकिन हमें अपने तौर पे देखना चाहिए कि अगर स्मोक हमारे यहाँ है तो उसको हमने किस तरह से उसको एड्रेस करना है, या उसके वजह क्या है। कभी हम भट्टे बंद कराते हैं, कभी हम दुकानें बंद कराते हैं, कभी हम कहते हैं जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, गाड़ियाँ इस्तेमाल ना करें। सारा दुनिया भर में गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, हमारे से ज़्यादा गाड़ियाँ न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में और बाकी उनके जो हाईली डेंस पॉपुलर डेंसिटी है वो मूव करती है। लंदन में है, वहाँ क्यों नहीं स्मोक होती? वजह यह है कि हमारे यहाँ जो जिस किस्म का फ्यूल इस्तेमाल होता है उसका बड़ा एक इशू है नेचुरली। हमारे यहाँ अभी कल परसों की खबर है, रिफाइनरीज को लिखा ओगरा ने कि जी आप वो यूरो 5 की प्रोडक्शन के हवाले से वो एग्रीमेंट साइन करना है, उन्होंने कोई देनी है चीज़ें। किसी रिफाइनरी एक के अलावा किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, ना कोई बात की उसके ऊपर। अब वो लेके बैठे हुए हैं, वो उसकी ज़ाहिर है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर हमारी एक कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री और कंसंट्रेशन ऑफ, उसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कुछ शहरों में हो गई है। लाहौर में जैसे उसके लाहौर से लेके शेखुपुरा, फैसलाबाद तक और लाहौर से लेके गुजरावाला, सियालकोट तक इंडस्ट्री लगी हुई है सारी। उसकी वजह से पॉपुलेशन भी आ गई। इंडस्ट्री की पोल्यूशन प्लस पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन की वजह से पोल्यूशन उसकी बढ़ रही है। उसके लिए हमने कभी नए शहर आबाद करने की कोशिश ही नहीं की कि नए शहर आबाद करें। हम इंडस्ट्री को, भुट्टो साहब के दौर में एक एफर्ट हुई थी कि छोटे शहरों के में जाके इंडस्ट्री लगाई जाए, उन्होंने इंसेंटिव्स भी दिए थे उसके ऊपर, और कुछ जगह पे वो हुई भी थी, लेकिन फिर ले दे के फिर वापस भागते हैं लोग उधर ही शहरी सहूलतों की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से। तो हम अपने तौर पर जो इस पर जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको करें। फिर हमारा जो बड़ा प्रॉब्लम आता है फ्लड्स का, जो हम देख रहे हैं इतने अरसे से, उसमें हमने जो कैचमेंट एरिया हमारा, उसकी तबाही फेर दी है। अभी उस पर पिछले दौर में बहुत सा काम हुआ, दरख्त लगे, कुछ 10 साल में वो बिलियन ट्री मंसूबा, बिलियन लगे या नहीं लगे, या 5 बिलियन लगे या 10 बिलियन लगे, लेकिन एक शुरू हुआ, उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। अभी लेटली खबर आई है 8-10 दिन पहले कि वहाँ से फिर कटाई शुरू हो गई उन दरख्तों की, जो रोका जा रहा था बड़ी शद्दोबद से वहाँ पे। उसका इम्पैक्ट क्या है? दो बड़े सीरियस इम्पैक्ट उसके आ रहे हैं। एक, कैचमेंट एरिया आपका जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बादल जब उस कैचमेंट एरिया में आते थे, बारिश होती थी, वो बारिश एक स्मूथ तरीके से होती थी, नॉर्मल तरीके से होती थी, पानी आराम से उसका आ जाता था, आपके डैम्स में आ जाता था, आपके स्टोरेज वगैरह कैपेसिटी फिल हो जाती थी। अब क्या होता है, अब कैचमेंट एरिया में क्योंकि बादल आते हैं, वहाँ पे कैचमेंट एरिया नहीं है, वो टेम्परेचर जो चाहिए पानी बारिश होने के लिए वो होता नहीं है, तो वो नीचे आके जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो एकदम से उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, फ्लड्स आते हैं, सारे कुछ आते हैं। फिर सिल्टिंग होती है आपके डैम्स में, जिस तेज़ी से वो आते हैं, पानी आता है, वो सिल्टिंग करता है। आपके कैचमेंट एरिया में दरख्तों की वजह से पत्थर रुकते थे, सिल्ट रुकती थी, वो सारा खत्म हो गया, तो आपके सारा सिल्टिंग, आपके डैम भरने शुरू हो गए सिल्टिंग से। इतनी बड़ी तबाही आपके यहाँ आ रही है, आपको डैम आप नहीं ठीक कर पाए।
तो हम जो अपने तौर पे कर सकते हैं वो तो हमें चलें, करना ये बड़ी चाहिए। अहम बात उसके आपने की लिए है। हम यकीनन इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपना केस पेश करते हैं, लेकिन हमें अपने तौर पे भी जो ठीक कर है, सकते हैं वो करना वो चाहिए। करना चाहिए।